हमने लगभग सभी कोशिकाओं का वर्णन कर लिया है। आज हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के मूल से की थी। केंद्रक की स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। ये कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन केंद्र होता है। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में प्राय तैरता रहता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं यानी जो आरबीसी होती है वो, और पौधों की चालनी नलिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता। और ओस्टियोक्लास्ट यानी जो हड्डी की कोशिकाएं होती है उनमें कई केंद्रक होते हैं। केंद्रक के भीतर केंद्रक रस, केंद्रिका तथा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर केंद्रक आव्यूह कहलाने वाला रेशों का ढांचा होता है जो केंद्रक को आकार बनाए रखने के लिए यांत्रिक सहारा देता है। अब देखते हैं केंद्रिका। केंद्रिका जो है वो केंद्र के अंदर उपस्थित एक संरचना होती है। इसकी खोज 1781 में फोंटोन ने की थी। प्रत्येक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था यानी प्रोफेज में तो केंद्रिका लुप्त हो जाती है और बाद में टीलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्रिका सूत्रण या सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब देखते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र की जो प्रारूपिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। स्ट्रासबर्गन ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की थी और सर्वप्रथम क्रोमोसोम, जिसका अर्थ होता है रंगीन काय, शब्द का जो वो प्रयोग है वो वाल्टेयर ने की थी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सूत्र जो है वो संघनित होकर मोटी संरचना बनाते हैं और इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम और जो क्रोमेटिन सूत्र है वो सेम ही है। इनकी संरचना का जो अध्ययन है वो मेटाफेज में और आकृति का अध्ययन है वो एनाफेज स्टेज में किया जाता है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो 23 गुणसूत्रों के जोड़े में रहते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहा जाता है। अब जो 23वां जो जोड़ा होता है वो पुरुष और महिला में समान नहीं होता, इसीलिए इन्हें विषमजात या हेटेरोसोम्स कहा जाता है। ये विषमजात गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम भी कहलाते हैं, जो महिला में XX और जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र के रूप में होते हैं। इसी के आधार पर लिंग निर्धारण की जो क्रिया है वो भी होती है। अब देखते हैं गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या होता है। पेलिकल, अर्ध गुणसूत्र, मैट्रिक्स, गुणसूत्र बिंदु, क्रोमोनीमेटा, काइनेटोकोर, क्रोमोमियर्स, सैटेलाइट, टीलोमियर, प्राथमिक और द्वितीय संकीर्णन। ये सभी आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब एक एक करके इनका वर्णन देखते हैं। सबसे पहले पेलिकल, ये जो है गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन पदार्थ के द्वारा बनी एक पतली सी झिल्ली के रूप में पाया जाता है। मैट्रिक्स गुणसूत्र का आधारी पदार्थ होता है और इसमें 2 दागेनुमा क्रोमोनीमेटा पाया जाता है। प्राथमिक संकीर्णन, गुणसूत्र अपने संपूर्ण लंबाई में एक समान मोटाई के होते हैं, इसको ही प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और द्वितीय संकीर्णन, कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और द्वितीय संकीर्णन भी मिलता है।
गुणसूत्र बिंदु सभी प्राथमिक संकीर्णन में एक सेंट्रोमियर स्थित होता है जो इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु से जुड़े भाग जो कोशिका विभाजन के एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं वो अर्ध गुणसूत्र कहलाते हैं। क्रोमोनीमेटा इंटरफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कुंडलित अवस्था में दिखाई देता है। इसे क्रोमोनीमेटा या वर्ण गुणसूत्र कहा जाता है। अब है क्रोमोमियर। क्रोमोनीमेटा पर स्थित बिंदु के जैसे अत्यधिक कुंडलित जो संरचनाएं होती हैं वो क्रोमोमियर कहलाती है। अब है काइनेटोकोर, यानी गुणसूत्र बिंदु पर पाए जाने वाली जो प्रोटीन है वो काइनेटोकोर कहलाती है और जो कोशिका विभाजन के दौरान जो तर्कु तंतु जुड़ते हैं वो इसी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। सैटेलाइट द्वितीय संकीर्णन से ऊपर का जो भाग है वो सैटेलाइट कहलाता है। गुणसूत्र के सिरे पर स्थित ये गोलाकार रचना होती है। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाए जाते हैं उन्हें सेट गुणसूत्र भी कहते हैं। अब है टीलोमियर। गुणसूत्रों के छोर या सिरे जो होते हैं उसी को टीलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेटासेंट्रिक यानी ये वी शेप का होता है। सब मेट्रासेंट्रिक यानी एल शेप का होता है। टेलोसेंट्रिक आई शेप का होता है। एक्रोसेंट्रिक ये जे शेप का होता है और एसेंट्रिक यानी जिसमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। इन सब की संरचना आप इस चित्र में देख सकते हैं। सेंट्रोमियर उपस्थित है उसके आधार पर इनका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कुछ ऐसे गुणसूत्र जो सामान्य से अलग होते हैं, जैसे महागुणसूत्र यानी पोलिटीन। इनकी जो खोज है वह बाल्बियानी ने की थी और पोलिटीन जो नाम है वो कोलेर ने दिया था। ये डिप्टेरा इंसेक्टा की लार ग्रंथि के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र उसी जाति के साधारण गुणसूत्रों की अपेक्षा कई सौ गुना लंबे और चौड़े होते हैं। ये कायांतरण में उपयोगी है। लेमब्रश गुणसूत्र, इसकी जो खोज है वो रुकर्ट ने की थी शार्क के oocyte कोशिका से। इसकी जो संरचना है वो लेम्प साफ करने वाले ब्रश के समान होती है। इसका काम जो है वो पीतक निर्माण है। अब देखते हैं गुणसूत्र की जो रासायनिक संगठन है वो किस प्रकार का होता है। इसमें निम्न महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो हिस्टोन जो बेसिक होता है और एक नॉन हिस्टोन जो एसिडिक होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें आरएनए और डीएनए होता है। मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं और कुछ आयंस होते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल जो है इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल में की थी और इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो नाम है वो अल्टमान ने दिया था। ये विशाल जैव अणु होते हैं जो एक अलग न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बनता है, यानी ये पॉलीमर टाइप के होते हैं। यह सभी कोशिकाओं यहाँ तक कि विषाणुओं में भी पाया जाता है। ये अणु आनुवंशिक सूचना पहुँचाने का काम करते हैं, साथ ही कोशिकाओं का ढांचा भी बनाते हैं। यानी चाहे वो इंसान हो या विषाणु हो या जीवाणु हो, सभी में न्यूक्लिक एसिड होता ही होता है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए के रूप में हो। नाभिकीय अम्ल जो है उसके मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो प्यूरिन या पिरिमिडीन होता है, या फिर पेंटोज शर्करा और एक फास्फेट समूह। नाइट्रोजन बेस और जो पेंटोज शुगर है वो जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बन जाते हैं तो उस संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाते हैं तो उस संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखते हैं डीएनए। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। पादप वायरस के अलावा सभी कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ हैं, यानी पादप वायरस है उसमें डीएनए अनुपस्थित होता है। डीएनए अणु की संरचना में 4 कार्बनिक समाक्षर सम्मिलित होते हैं। वही
दो प्यूरिन क्षारक, दो पिरिमिडिन क्षारक, एक शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज और एक फास्फोरिक अम्ल। अब क्षारकों में देखते हैं, प्यूरिन में जो है वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं और पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के एक अणु में दो सूत्र होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर सर्पिल रूप में वलयित होते हैं। इसी को डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो कहा जाता है। यानी डबल हेलिक्स यानी दो जो सूत्र है वो एक दूसरे से सीढ़ी नुमा आकार में लिपटे हुए रहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर हमारे शरीर में लगभग हर कोशिका में डीएनए होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पहले देखा था कि लाल रक्त कोशिकाएं उनमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता। जब केंद्रक ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से आएगा? डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं। अगर मानव शरीर में मौजूद सभी डीएनए को सुलझाए जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूर्य तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं संरचना। डीएनए एक सीढ़ी जैसा दिखने वाला अणु है जो घुमावदार दिखाई देता है, जिससे इसे एक अद्वितीय आकार मिलता है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। डीएनए आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। हालांकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अब देखते हैं जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया। वो वाटसन, क्रिक और विकलिंग्स ने 1953 में दिया था और उन्हें इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में प्रदान किया गया था। 4 नाइट्रोजन बेसेस का जो क्रम है वो आनुवंशिक कोड बनाते हैं और इसी बेस के जो क्रम को डीएनए अनुक्रम या डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। डीएनए अणु 2 कुंडलियों से निर्मित है, जिसमें डीएनए के 2 तंतु होते हैं। दोनों तंतु प्रति समांतर रूप में रहते हैं। एक तंतु में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम 5' से 3' की दिशा में, तो दूसरे में उसका उल्टा यानी 3' से 5' की दिशा में होता है। 3' व 5' का आशय उन कार्बन परमाणुओं से है जिससे फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। अब देखो, एडेनिन व थाइमिन के बीच तो 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध मिलता है। डीएनए कुंडली का एक पूरा जो घुमाव है वो 3.4 नैनोमीटर होता है और प्रत्येक जो क्षार है उनके मध्य 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। यानी एक कुंडली में लगभग 10 क्षार युग्म होते हैं और दोहरे कुंडली डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर होता है। अब देखते हैं चारगाफ का नियम। सभी डीएनए अणुओं में प्यूरिन क्षारक की मात्रा पिरिमिडिन क्षारक के बराबर होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ता है और ये एक दूसरे के पूरक क्षार होते हैं। और एडेनिन और ग्वानिन की जो बराबर संख्या है वो थाइमिन और साइटोसिन की संख्या के बराबर होता है। अब देखते हैं डीएनए के कितने प्रकार होते हैं। डीएनए जो है वो अपनी बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ए डीएनए जो पहली संरचना है, वो बी डीएनए जो दूसरी संरचना है और जेड डीएनए जो तीसरी संरचना है। अब देखते हैं ए डीएनए। इसका जो कुंडलन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी वामाव्रत होता है। ये कुंडलित रज्जुक जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बड़े और उथले खांचयुक्त होते हैं और प्रत्येक कुंडलन में लगभग 10.9 या लगभग 11 क्षार युग्म पाए जाते हैं। अब देखते हैं बी डीएनए। इसका भी कुंडलन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्ती होता है, पर इसके रज्जुक जो है वो पतले और लंबे होते हैं। एक तो खांच जो है वो गहरी होती है और दूसरी उथली होती है। इसमें भी प्रत्येक कुंडल में 10.9 या लगभग 11 क्षारक होते हैं। अब देखते हैं जेड डीएनए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त दिशा में इसका कुंडलन होता है। रज्जुक जो है वो पतला, लंबा और गहरी खांचयुक्त होता है और प्रत्येक कुंडलन में 12 क्षारक होते हैं। बाकी दोनों में 11 थे, लगभग 10.9 और ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, इसलिए इसे जेड डीएनए या जिगजैग डीएनए कहा जाता है। अब देखते हैं आरएनए। आरएनए की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है।
जैसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये एक अकेली बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुमय अणु है जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की एकांतर इकाइयां स्थापित होती है। डीएनए में तो डाई राइबोज शर्करा होती है और जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए की ही तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें पिरिमिडिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितनी डीएनए। अब देखिए आरएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी उपस्थित होते हैं। ये रिट्रोवायरस और वुंड ट्यूमर जो है उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए उपस्थित होते हैं। और आरएनए जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। अब देखते हैं जेनेटिक आरएनए। टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक जो वायरस है उसमें तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि रियो वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। एक जीवाणु भोजीय MS2 इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और नॉन जेनेटिक जो आरएनए वो 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। अब देखते हैं mRNA क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर यानी जो मैसेज पहुंचाता है, जो डीएनए से कोशिका द्रव्य में सूचनाएं पहुंचाता है। इसमें पूरक क्षारक होते हैं और ये कुल डीएनए का 3 से 5% होता है। अब देखते हैं टीआरएनए, जैसे नाम से स्पष्ट है ट्रांसफर आरएनए। ये सबसे छोटा आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थलों पर एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है, यानी ट्रांसफर करता है। प्रत्येक 20 एमिनो एसिड के लिए एक टीआरएनए होता है। प्रत्येक कोशिका में 16 से 18% जो है वो टीआरएनए पाया जाता है। और रॉबर्ट हेली ने टीआरएनए की जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो प्रस्तुत की थी, जो 2D मॉडल है। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम जैसे नाम से स्पष्ट है राइबोसोम का एक घटक है और ये राइबोसोम का 80% है। ये संरचनात्मक अणु है। बाकी तीनों प्रकार के जो आरएनए में ये सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है, और जबकि टीआरएनए और एमआरएनए वो तो क्रियात्मक अणु और ये संरचनात्मक। अब देखते हैं आरएनए और जो डीएनए है उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं डीएनए। डीएनए जो है मुख्यतः केंद्र के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाया जाता है। इसका आकार जो है वो दोहरी कुंडली जैसा होता है और इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर तथा थाइमिन बेस होते हैं। ये एक ही प्रकार का होता है, बाकी तो कुंडलन के आधार पर उसके प्रकार है, वैसे प्रकार नहीं है। यह सदैव आनुवांशिक सूचनाएं देता है। इसका आणविक भार जो है वो बहुत अधिक होता है। अब देखते हैं आरएनए। ये कोशिका द्रव और केंद्रिका में पाया जाता है। इसका आकार एक घेरे कुंडलनी जैसा होता है और इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए की संरचना में राइबोज और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं देता है, परंतु इसका मुख्य काम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। इसका आणविक भार डीएनए की तुलना में बहुत कम होता है। अब देखते हैं जेनेटिक कोड क्या है। इसकी खोज जो है निरेनबर्ग, मथाई, रॉबर्ट हेली और हरगोविंद खुराना ने मिलकर की थी। जेनेटिक कोड कुछ नियमों का समुच्चय है जिसके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में पाए जाने वाले जानकारियों को प्रोटीन में अनुवादित करने का कार्य करती हैं। जैसे हमने पहले देखा 4 न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये 4 अलग अलग प्रकार के बेस कोडोन बनाते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी सभी 20 प्रकार के एमिनो एसिड आ जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कोडोन, प्रकुट या कोड एक एमिनो एसिड निर्दिष्ट करने वाले 3 नाइट्रोजन क्षारकों के जो समूह है उसको कोडोन कहते हैं, जैसे A, U, G, U, C, U आदि।
इसकी जो एक सारणी है वो कुछ इस प्रकार की बनती है। अब देखते हैं आनुवंशिक कोड जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं। ये क्या है, त्रिक होते हैं, क्योंकि अगर कोडोन एकल होते तो केवल 4 ही कोड बनते, जो 20 प्रकार की अमीनो एसिड के लिए अपर्याप्त था। और 2 होते तो भी 16 ही बन पाते। ये 3 है इसलिए 64 बन जाते हैं, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त है, यानी ज्यादा ही है, कम नहीं है। जो 64 कोड बनते हैं उनमें सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन दोनों पाए जाते हैं। सेंस कोडोन तो वो है जो अमीनो अम्ल निर्दिष्ट करते हैं और इनकी संख्या 61 होती है, जबकि नॉन सेंस कोडोन वो है जो कोई अमीनो अम्ल बनाने की निर्दिष्ट नहीं करते और इनकी संख्या सिर्फ 3 होती है। जो कोडोन जो होते हैं वो अर्धविराम रहित होते हैं, यानी आनुवंशिक कोड के बीच में कोई विराम चिन्ह ना ही कोई स्पेस लिखा जाता है, ये लगातार लिखे होते हैं, जैसे AUGU CU AUGU, इस प्रकार से इनके बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं लगता। नॉन ओवरलैपिंग यानी आनुवंशिक कोड जो है वो क्रमिक रूप से 3-3 के समूह में पढ़ा जाता है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते और प्रत्येक त्रिक को जो है 5' से 3' की तरफ पढ़ा जाता है। कोड की सार्वभौमिकता, आनुवंशिक कोड सभी जीवों में समान होते हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे वायरस। जैसे बैक्टीरिया में जो UAA कोड है वो ल्यूसीन एमिनो अम्ल को निर्दिष्ट करता है, तो वो इंसान में भी उसी एमिनो अम्ल को निर्दिष्ट करेगा। अब देखते हैं स्टार्ट कोडोन। एक स्टार्ट कोडोन के द्वारा अनुवादन की शुरुआत होती है। AUG जो है वो सबसे प्रमुख स्टार्ट कोडोन है। यूकैरियोटिक में तो ये मिथियोनाइन को कोड करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक है उनमें ये फॉर्माइलिन मेथियोनाइन को लिए कोड करता है। स्टॉप कोडोन इस बात का सिग्नल देते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन जो संश्लेषण वो है वो बंद हो चुका है। UAG, UAA और UGA जो है वो 3 स्टॉप कोडोन है, ये याद रखना, जिनको एम्बर, ओपल और ओचरे भी कहा जाता है। स्टॉप कोडोन राइबोसोम को नया पेप्टाइड चेन छोड़ने के लिए ट्रिगर करती है, यानी कि उस पूरी प्रक्रिया को जहाँ पे ये UAG, UAA या UGA आ जाता है वहाँ पे जो ये क्रिया बंद हो जाती है प्रोटीन संश्लेषण की।